देश से लेके विदेश तक लगातार छोटे बड़े भूकंप के झटके जो है वो लगातार महसूस किए जा रहे हैं। और अगर इस महीने की बात करें तो बीते महीने में ही 150 से ऊपर भूकंप के झटके पूरे देश में महसूस किए गए। तो किस तरीके से आखिर क्यों लगातार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं? क्या ये छोटे छोटे झटके कोई बड़े रूप में आकर क्या आगे जाकर मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं, या फिर क्या दिल्ली में भी, क्योंकि एपिसेंटर जो है वो नापा गया है, तो आने वाले समय में क्या दिल्ली में भी कोई बड़ा भूकंप जो है वो आने वाला है? इन सभी चीजों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर है नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त की हम तस्वीरें जहां पर हम मौजूद हैं उसकी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये एक मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर पूरे ही देश विदेश में जो भी अर्थक्वेक आते हैं उनका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया गया और उन सभी को मॉनिटर किया जाता है। हालांकि में सबसे रिसेंट अर्थक्वेक जो है वो आज 11:38 पे आया है, जो अफगानिस्तान में आया है। उसका एपिसेंटर जो है वो 3.9 नापा गया था। इसी तरीके से अफगानिस्तान की बात हो, चाहे इंडिया के भी कोई भी स्टेट की बात हो, हर एपिसेंटर जो है वो यहाँ पर नापा जाता है। पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। तमाम स्क्रीन जो है वो लगाई गई है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में, जहां पे हर एक कलर कोड के जरिए हर चीज मॉनिटर जो है वो की जा रही है। क्या डेप्थ थी, क्या एपिसेंटर था, क्या लोकेशन थी, और इसके जरिए रिसर्च वर्क जो है वो टीम के द्वारा किया जाता है। टीम भी लगातार 24/7 जो है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करती है और हर एक चीज अगर बात करें तो हर एक एक्सपेक्ट पे काम जो है वो किया जाता है। क्योंकि देश में भी अगर बात करें, भारत में भी लगातार भूकंप के छोटे बड़े झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। फिलहाल म्यांमार में जिस तरीके से बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया, उसके बाद भारत में भी लोगों की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। इस पे बातचीत करने के लिए ओपी मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, हम बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले एक महीने में जिस तरीके से जो डेटा सामने आ रहा है, 150 से ऊपर भूकंप के झटके जो है पूरे देश विदेश में महसूस किए गए। क्या वजह है जो लगातार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं? देखिए, भूकंप जो आता है वो पृथ्वी के गतिमान होने का संकेत है। पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मूवेबल है, जहाँ पर लाइफ है। और पृथ्वी जो है, ये हमारे जो जितने जो बने हैं जो पूरी इंडिया का, इसमें छोटे बड़े लेकर करीब 12 प्लेट्स हैं। एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट से जुड़ा हुआ है और इसका अपना रिलेटिव मूवमेंट होता है। इसके बाद भी आप देखेंगे कि ये जो प्लेट की जो संरचनाएं होती है उसका अपना कठोरता और या अपना जो है उसका कोमलता जो है डिफरेंट प्लेट का डिफरेंट होता है। और ये प्लेट का मूवमेंट रेट भी डिफरेंट प्लेट का अलग अलग होता है। और जहाँ पर कंपोजिशन कॉम्पैक्ट है, जहाँ पर उसका हार्डर है, कठोर है, वहाँ पर जो है स्ट्रेस एक्यूमुलेट होने की प्रक्रियाएं चलती है और बहुत दिन तक चलती है, जब तक कि वो कठोर रॉक टूट न जाए। और उसी के उल्टा यदि कोमल रॉक है, थोड़ा कमजोर रॉक है, तो उसकी जो है कठोर कोमलता का जो स्ट्रेस लेने की शक्ति जो है वो कम होती है और जल्दी टूटती है। तो ये प्रक्रिया जो अर्थक्वेक होने का जो है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है अर्थ का, और इसको रोका नहीं जा सकता। क्योंकि जब अर्थ मूव करता है तो फ्रिक्शनल एनर्जी चेंज होती है और अर्थ के जितने भी पदार्थ हैं वो कभी कभी अपने एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप में भी परिवर्तित होते हैं, जिसके चलते रॉक जो है कोई कोई जो प्रोसेस है, जैसे डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, क्रिस्टल लैटिस के चेंजेज प्रोसेस हैं, क्रैक्स के प्रोसेस हैं, फ्रैक्चर के प्रोसेस हैं, इसे करके क्या है, रॉक अपना जो है एक रूप से छोड़कर दूसरा रूप में जाता है, जिसका जो अपना अपना सहन शक्ति अलग अलग होता है। इसलिए ये रॉक टूटने का प्रमाण है सब सरफेस में, नीचे में, जमीन के नीचे में। और ये अर्थक्वेक हो रहा है, इसे स्ट्रेस जो एक्यूमुलेट हुआ वो रिलीज होने का प्रमाण है। तो छोटा छोटा अर्थक्वेक यदि कुछ किसी एरिया में यदि मैग्नीट्यूड यदि 4 पॉइंट के नीचे है, या तो उसको जो हम लोग माइक्रो अर्थक्वेक बोलते हैं, वो माइक्रो का अर्थक्वेक होता है, तो रिलीज हो रहा है स्ट्रेस, ये स्टेबलाइजेशन की तरफ ये गुड सिग्नेचर्स है। लेकिन 4 के जब ऊपर हो जाते हैं तो देखा जाता है कि 3 के कंपेरिजन में या 3.5 कंपेरिजन में 4.5 का जहां अर्थक्वेक हुआ है उसका सोर्स रॉक जो है वो काफी कठोर है 3 और 3 और 3.5 की तुलना में। तो ये कहने का मतलब है कि ये कॉमन सेंस में हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक इज द हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ। एक छोटा सा भी अर्थक्वेक होता है, जैसे माइल्ड हार्ट अटैक होता है, मासिव हार्ट अटैक होता है, तो ये सब माइल्ड अटैक्स हो रहा अर्थ का। और फिर अर्थ अपने हीलिंग इफेक्ट को करती है। एनर्जी एक जो है वो ऐसा है जो कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं करता। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। तो एक रीड्स की थ्योरी इसको बोला जाता है, जो अर्थक्वेक जनरेट करता है, कहीं जाके एक्यूमुलेट करता है, फिर वो एक्यूमुलेशन और फिर टूटता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। ये पृथ्वी की जो है
भूकंप होने की प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी निकलने की प्रक्रियाएं, या उसके बाद जो है भूकंप होने के बाद सुनामी होना, या भूकंप होने के बाद लैंडस्लाइड होना, या और जितने प्रक्रियाएं अर्थ सिस्टम साइंस का एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वैज्ञानिक पद्धति से अर्थक्वेक एक प्रोसेस है जहां पर अर्थक्वेक रिलीज होना, स्ट्रेस का रिलीज होना हुआ, जहां नहीं हो रहा है सेस्मोजेनिक क्षेत्र में वहां स्ट्रेस एक्युमुलेट कर रहा है, उसी का हमारा नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी मॉनिटर करता है। कहां पर ज्यादा अर्थक्वेक हो रहे हैं, किस उसका साइज क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, माने कितने डेप्थ पर हो रहा है। तो ये सब करके आकलन करके हम लोग एक मॉडल बनाते हैं और उसको सेस्मोजेनिक क्षेत्र में बांटते हैं। कौन ज़्यादा डिजास्टरस जोन है, कौन कम डिजास्टरस जोन है, किस में ज़्यादा अर्थक्वेक छोटा छोटा होते हैं, किस जोन में बड़ा बड़ा अर्थक्वेक हुए हैं, पास्ट में यदि बड़ा अर्थक्वेक हुआ तो कितना दिन हो गया, अभी होने का अंदेशा है कि नहीं, रिलीज होने का इतना स्ट्रेस है कि नहीं। ये सारी विवेचना यहाँ पर शोध कार्य यहाँ पर होता है, जो भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पूरी कंट्री का एक जो है इकलौता नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है। सर, अगर हम मैप के जरिए भी समझें तो देखिए, म्यांमार में अगर रिसेंट अर्थक्वेक की बात करें तो काफी ज्यादा डिजास्टर जो है वो देखने को मिला, तबाही देखने को मिली। वहीं म्यांमार के जो झटके थे उसने आसपास के इलाकों में भी तबाही मचाई और दिल्ली में भी झटके महसूस किए गए। तो अगर ये पूरा सिनेरियो समझे तो किस तरीके से निकल के सामने? देखिए, मैंने कहा कि ये जो म्यांमार का जो अर्थक्वेक हुआ है वो सुंडा प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट के बीच में एक बहुत ही बड़ा सगाइंग फॉल्ट है, जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट जो है, फॉल्ट वो है जो दो रॉक के ब्लॉक का एक रिलेटिव मोशन को इंडिकेट करता है। तो ये जो है सिंधुविन बेसिन में जो सगाइंग फॉल्ट है, जो 1200 किलोमीटर लंबा है नॉर्थ से साउथ तक, और इसके साउदर्न पार्ट में आपका बैंकॉक है। तो ये जो अर्थक्वेक इतना दिन के बाद जो यहाँ पर हुआ 7.5 मैग्नीट्यूड का हमारे मेजरमेंट में, तो ये पूरी जो जब अर्थक्वेक जहाँ पर होता है उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, एपिसेंटर जोन बोलते हैं। जब वहाँ से जब अर्थक्वेक हुआ तो वो स्ट्रेस जो रिलीज होता है वो किधर की तरफ जाएगा, तो वो जो है साउथ की तरफ गया, क्योंकि साउथ की तरफ उसको इजी प्रोसेस मिला, रॉक वीकर मिले, वो रॉक टूटता गया, टूटते टूटते आपको पूरा बैंकॉक तक गया। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ पर जितने अर्थक्वेक शेकिंग जो बिल्डिंग के से मीट किए, तो बिल्डिंग के जो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी होता है अर्थक्वेक के शेकिंग से मैच हुआ, वो बिल्डिंग गिर गए। और या हो सकता है स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी बहुत कम था, शेकिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो भी गिर गए। तो ये डिजास्टर जो है वो एक फॉल्ट जोन के चलते हुआ। और नॉर्थ ईस्ट इंडियन के जितने स्टेट हैं, ये अच्छा है कि 390 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी हमारा जो इंडो बर्मा आर्क है, ये इंडो बर्मा आर्क एक बैरियर की तरह काम किया, जिसमें कि ये इंडो बर्मा आर्क है जो बैरियर की तरह काम किया, जो उस रप्चर को उसके वेस्ट में नहीं जाने दिया। वो रप्चर आइदर ईस्ट में गया और नहीं तो साउथर्न डायरेक्शन में गया। इसीलिए जो मेन शॉक जो हुआ 7.5 का, वो काफी खतरनाक था और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो साउथ के करीब करीब 1100 किलोमीटर तक वो अपना जर्नी किया, और उस रास्ते में जो आया उस बिल्डिंग को वो ध्वस्त किया। या जो बिल्डिंग में जो थे, क्योंकि कहा जाता है कि अर्थक्वेक से आदमी नहीं मारता, वो स्ट्रक्चर आदमी को मारता है, तो इसलिए जो स्ट्रक्चर गिरने में जो थे वो काफी इसमें जान माल की क्षति हुई। और हमारा इंडियन क्षेत्र भी शेकिंग फील किया, जैसे गारो जयंतिया में भी हुआ था, शिलोंग में हुआ, मणिपुर में कुछ अर्थक्वेक हुए, नागालैंड में थोड़ा हुआ। और उस तरह से शेकिंग इतना था कि जो भी इर्द गिर्द का जो है वो क्षेत्र को उसको महसूस किया। तो ये एक अलार्मिंग है कि अर्थक्वेक यदि इस क्षेत्र में हो रहा है तो आपकी स्ट्रक्चर जो है अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंट होना चाहिए। ये क्योंकि आप अर्थक्वेक को रोक नहीं सकती, और आज के नॉलेज से हम अर्थक्वेक का फोरकास्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कब होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, और क्या पूरे विदेश देश में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये पता लगा पाए कि अर्थक्वेक आने की संभावना या फिर कुछ जताया जा सके? देखिए, अर्थक्वेक आने की संभावनाएं तो हम जताए हैं। प्रिडिक्शन के 4 स्टेज हैं। हम लोगों ने अपना रिसर्च किया है, एनसीएस का ही रिसर्च है, कि हमने 4 स्टेज में प्रिडिक्शन को बांटे हैं। जैसे आपको पहले कहा कि आप पूछिए कि अर्थक्वेक कहाँ होगा, हम आंख बंद करके बोलेंगे अर्थक्वेक जो है हिमालय में होगा, या अर्थक्वेक अंडमान निकोबार में होगा, या अर्थक्वेक भुज में होगा। ये जोनिफाई किया हुआ है कि ये जो है अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है बाय डूइंग आवर स्टडी, क्योंकि वहां पर जो प्लेट कॉन्फ़िगरेशन, कोलिजनल सबडक्शन टेक्टोनिक्स प्लस इंटरप्लेट के बाद ट्रिपल जंक्शंस और सब और आंतरिक मटेरियल्स जो हैं उसके बेसिस पर हम किए हैं। तो पहला है कि हम एंटिसिपेट करते हैं, फिर उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि क्यों ये अर्थक्वेक यहाँ पर ही होता है। उसका जस्टिफिकेशन साइंटिफिकली देते हैं कि यहाँ जो है अर्थक्वेक जो है फ्रेजाइल्स है, इनका मूवमेंट है काफ़ी कंप्रेस्ड है, इसलिए टूटेंगे। और फिर हम उस पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा अर्थक्वेक यदि 1950 में यदि आपका लोहित अर्थक्वेक अरुणाचल में हुआ है 8.7 का, तो इतना दिन तक नहीं हुआ, फिर हो सकता है
करीब 70-80 वर्ष होने वाला है, तो हम फिर वेट कर सकते हैं कि वहां पर होगा। ये विश्व में ऐसे ही करता। तो क्या हुआ, एंटिसिपेशन, जस्टिफिकेशन, एक्सपेक्टेशन, ये हम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक यहाँ होगा, अर्थक्वेक होना है, अर्थक्वेक ड्यू है, अर्थक्वेक हो रहा है, ये सब हम बोल सकते हैं। लेकिन कब होगा, कितना डेप्थ पे होगा और कितना स्ट्रेंथ का होगा, यही है प्रिडिक्शन। ये ऑथेंटिकेशन का जो स्टेप है, वी हैव नॉट स्टिल क्रॉस्ड। विश्व में कोई भी ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया। हम जो अर्थक्वेक आता है, जिसको लोग अर्ली वार्निंग बोलते हैं, वो पी वेव होने के बाद, मतलब अर्थक्वेक हो जाता है, उसके बाद का जो वेव आते हैं वो डेंजरस होते हैं, जैसे एस वेव, सरफेस वेव। तो हम देखते हैं कि पी वेव के बाद कितना देर के बाद एस वेव आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि इपिसेंट्रल डिस्टेंस, मतलब सोर्स और रिकॉर्डिंग स्टेशन का कितना डिस्टेंस है। ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम मिलेगा, कम डिस्टेंस तो कम मिलेगा। तो इसलिए प्रिडिक्शन, फोरकास्ट और प्रायर टू अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक वार्निंग करना अभी तक विश्व में कहीं नहीं हुआ। लेकिन हम उसका जो है अध्ययन कर रहे हैं। साइंस कभी नहीं कहा था कि नहीं किया जा सकता। ये तब किया जाएगा जब इसकी पूरी प्रोसेसेस को सही से समझ जाएंगे। और आप जानती हैं कि पहले भी हार्ट और ब्रेन का ऑपरेशन संभव नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को मैकेनिज्म पता नहीं था। उसी तरह से हमें मैकेनिज्म पता लग जाएगा तो हम भी प्रेडिक्शन कर देंगे, हम भी फोरकास्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, अभी जो है वर्ल्ड इस पर काम कर रहा है। इसीलिए दूसरा तरीका ये है कि अर्थक्वेक के जो जान माल की जो क्षति हो रही है, या लोग मर रहे हैं, या बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना कवच की तरह बिल्डिंग बनाए। जैसे बुलेट प्रूफ आपका जैकेट होता है, उसी तरह से मेरी बिल्डिंग अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट हो। इसलिए रेजिलिएंट स्ट्रक्चर हम बनवा रहे हैं, और इसीलिए हम उसके लिए भी रिसर्च कर रहे हैं, जो सेस्मिक माइक्रोजोनेशन कहा जाता है, कि जोन को जोनिफाई करके करते हैं। जैसे दिल्ली में आपने पूछा, दिल्ली में बहुत बड़ा, दिल्ली कोई बड़ा भूकंप का केंद्र नहीं है, लेकिन जो हिमालय में बड़ा भूकंप आएगा वो इम्पैक्ट दिल्ली में पड़ेगा। इवन कि अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक होता है डीपर में, उसका भी शेकिंग दिल्ली झेलती है। क्योंकि आपको ने कहा कि एक फॉल्ट दूसरे फॉल्ट से कनेक्टेड है, पूरी जो है उसकी मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि सोर्स कहाँ पर होगा अर्थक्वेक का, ये प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, दिल्ली जो है छोटे छोटे अर्थक्वेक के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत से रिवर चैनल है, वाटर चैनल्स हैं, छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं, 3.5, पास्ट में भी 5 पॉइंट के करीब हुए हैं अर्थक्वेक। जो आपका वो महेंद्रगढ़ फॉल्ट है, या मथुरा फॉल्ट है, या आपका हरिद्वार रीज है, वो भी अभी बहुत से छोटे छोटे अर्थक्वेक जनरेट करता है, लेकिन बड़ा जो है उसका केंद्र नहीं है। सर, हम देख रहे हैं कि हिमालयन रीजन के जो पास का एरिया है, नेपाल की बात करें, तिब्बत की बात करें, तो वहां पर भी अक्सर जो अर्थक्वेक के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। तो उसकी भी कोई खास वजह है? वो पूरी जो है प्लेट कोलिजनल टेक्टोनिक्स है, जो हिमालय का जो तिब्बत को देख रही हैं, और जो म्यांमार का, और ये पूरे म्यांमार तो इधर में आपका आर्क हो गया, सिंटैक्सिस जोन बोलते हैं, लेकिन तिब्बत का और नेपाल का ये पूरी सेंट्रल सेस्मिक पूरी जोन है ये, जिसमें कि वहाँ पर कोलिजनल टेक्टोनिक्स, जहाँ पर एक इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब मीट करके टकराता है, तो ये पूरा जोन जो है सेस्मोजेनिक बनाया है, जिसको सूचर जोन के नीचे, साउथ में सूचर जोन का सारे जोन जो है सेस्मोजेनिक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक कोलिजनल टेक्टोनिक्स होते हैं, प्लस जितने सोर्स रॉक का मटेरियल है वो कुछ न किसी कारणवश वीकर होते जा रहे हैं। कहीं पर फ्लूइड का जमाव बढ़ जाता है, कहीं पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाते हैं, कभी पर सोर्स रॉक का डेंसिटी जो है कम हो रहा है, इसलिए जो है रॉक ब्रिटिल हो जा रहा है, टूट जा रहा है, इस टाइप का है। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस है। वहाँ पर हिमालय में कोलिजनल टेक्टोनिक्स, अंडमान निकोबार में नीचे जाइए, अंडमान निकोबार में आप जाइएगा तो वो भी सबडक्शन टेक्टोनिक्स है। आप देखिए अंडमान निकोबार में, जो कि बहुत ही इन द विसिनिटी ऑफ द रिंग ऑफ द फायर है, ये अंडमान निकोबार। ये क्या है, इसमें ओसेनिक प्लेट सबडक्ट करता है, मैंने नीचे जाता है ओवर द सुंडा प्लेट, ठीक है ना, और इंडिया प्लेट का एक पार्टी है ये सब। तो कहने का मतलब है कि ये प्लेट की संरचनाएं जो है वो पूरी मोबाइल है, और पूरी जो फ्रिक्शनल स्टेज में है, जहां पर कोलिजनल टेक्टोनिक्स है, वहां पर काफी स्ट्रेस एक्युमुलेशन होता है। एज ए रिजल्ट स्ट्रेस सहन नहीं करने से वो टूटता है। सर, जैसा कि आपने बोला कि बिल्डिंग्स जो है वो रेजिलिएंट होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो अर्थक्वेक को झेल सके। तो अगर दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली बहुत बड़ा स्टेट है, काफी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे म्यांमार में 7.7 तीव्रता का अर्थक्वेक आया, अगर वैसा अर्थक्वेक दिल्ली में आता है, क्या कुछ सिनेरियो निकल के आएगा, कितना जानमाल का खतरा जो है वो बन सकता है? देखिए, पहले तो 7.7 अर्थक्वेक जो है दिल्ली में नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह का मैग्नीट्यूड का होने के लिए दिल्ली में उतना बड़ा लेंथ का फॉल्ट और उस तरह विड्थ ऑफ फॉल्ट चाहिए, ऐसा सोर्स डायमेंशन नहीं है। तो लेकिन तो भी यदि इस तरह के स्ट्रक्चर, यदि सहन करने के स्ट्रक्चर दिल्ली को देखिए, तो कुछ नए दिल्ली के जो स्ट्रक्चर बने हैं वो काफ़ी अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट की तरफ बनाए जा रहे हैं। जैसे मेट्रो है, आपने देखा होगा 5 किलोमीटर डेप्थ इतना सैलो था, जो आपको झील पार्क में जो अर्थक्वेक हुआ धौला कुआं के पास, मैग्नीट्यूड 4 ही था,
लेकिन शेकिंग काफी लोगों ने फेल किया, लेकिन एक भी बिल्डिंग में क्रैक नहीं हुआ। इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो रिस्क रेजिलियंट है, और वो रेजिलियंट स्ट्रक्चर मैग्नीट्यूड 4 एट डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर रिस्क प्रूफ है। उसी तरह से दिल्ली के जो पुराने बिल्डिंग है, जो पुराने कोड मान के नहीं चले हैं, वो भी अर्थक्वेक में उसके शेकिंग को झेल नहीं सकते। इसलिए बहुत से लोग एहतियात बरत के उसको रेट्रो फिटिंग कर रहे हैं, मतलब कि उस पुराने बिल्डिंग को मजबूतीकरण कर रहे हैं कि कहाँ पर पिलर की और जरूरत है, कहाँ पर एक सपोर्टिंग वॉल की जरूरत है, कैसे किया जा सकता है। तो दिल्ली की तैयारी हमेशा इसलिए होता है कि दिल्ली का जो लोकेशन है वो हिमालय के बहुत करीब है। जो भी बड़ा अर्थक्वेक होता है दिल्ली झेल चुका है, इसलिए दिल्ली को अभी है कि उसका रिस्क रेजिलियंट स्ट्रक्चर बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाए, जोन को जोनिफाई की जाए, नया बिल्डिंग कोड के तहत बने, और जो बिल्डिंग जो है पूरी पुरानी हो चुकी है उसको भी मरम्मत मजबूतीकरण करके उसको सहन शक्ति को बढ़ाने का काम जो है वो सरकार करती है, कर रही है। और इसके लिए करने के लिए एक मुहिम भी छेड़ा है। जैसे कि कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। इसलिए इसी तहत में रख के बनाया जा रहा है, और उस साथ साथ अर्ली वार्निंग के लिए, अर्थक्वेक फोरकास्ट के लिए भी रिसर्च चल रहा है कि किस तरह से कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस रिकमुलेट हो रहा है, कहाँ पर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर छोटी छोटी सेस्मिसिटी हो रही है तो बड़ा सेस्मिसिटी होने का संदेह है कि नहीं, वैसा लेयर है कि नहीं जो बड़ा बड़ा अर्थक्वेक जनरेट करे। ये सारे जो है विषयों पर रिसर्च और शोध चल रहा है। हो सकता है कि जो मॉडल हम जनरेट करते हैं, जो हम समाज को देते हैं, सरकार को देते हैं, उसी के ऊपर काम होता है, जिससे कि पूरा सिस्टम को अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बनाया जाए। और उसके लिए भारत सरकार पूरी स्टेट के जो कैपिटल है, जिसका पॉपुलेशन 5 लाख और उससे ऊपर है, जो सेस्मिक जोनेशन 3, 4 और 5 में पढ़ते हैं, उनका सेस्मिक माइक्रोजोनेशन करके एक पैरामीटर जनरेट करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को देके एक नया बिल्डिंग डिजाइन कोड बनाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग डिजाइन कोड। जिससे कि लेट अर्थक्वेक कम, लाइक जापान में क्या है, जापान 4 प्लेट के जस्टा पोजीशन पर बैठा है, लेकिन वहां अर्थक्वेक होता रहता है, लेकिन अर्थक्वेक होने के बाद उसकी बिल्डिंग सुरक्षित है। तो भी वो रिसर्च करता है कि इसके बाद होगा तो क्या होगा। आपने भी रिपोर्ट देखा होगा कि नानकाई ट्रॉप में यदि बड़ा अर्थक्वेक आता है तो 300,000 लोगों का जो है सिनेरियो किया है कि जान माल का हो सकता है, उसकी वो तैयारी कर रहा है कि अर्थक्वेक आने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट फायर होता है वो ना हो, आफ्टर के बाद सुनामी हो तो उसकी हाइट बड़ी होनी चाहिए, या उसका बिल्डिंग का जो बिल्डिंग डिजाइन कोड है क्या सस्टेनेबल है एक बिगर अर्थक्वेक जनरेट करने के लिए। क्योंकि नानकाई ट्रॉप जो है ऑलरेडी 1944-46 में टूटा था, उसके बाद अर्थक्वेक नहीं हुआ। उसी तरह से हम भी देखते हैं कि हिमालय में बड़ा अर्थक्वेक हुआ, इसके बाद अर्थक्वेक होगा तो क्या सीनरी होगी, कैसे तैयारी होगी, उस पर तैयारी किया जा सकता है। तो ड्यूरिंग डिजास्टर, प्री डिजास्टर का ये सब तैयारियां हैं। फिर ड्यूरिंग डिजास्टर में हम ट्रेंड करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं कि यदि कुछ होता है तो कैसे करें। इसके बाद पोस्ट डिजास्टर में यदि होता है डिजास्टर के बाद कैसे इवैक्यूएट करनी है, कहाँ पर रिहेबिलिटेशन टीम को भेजना है, कहाँ पर रेस्क्यू टीम को भेजना है, कैसे जो डैमेज बिल्डिंग को मरम्मत करना है, कैसे हॉस्पिटल को ठीक करना है, जहाँ पर स्कूल के जो है उसको कैसे करना है, तो स्कूल का कैसे प्रिजेंट्स जो टूट गए उसको भी मरम्मत करके रखना है। तो सारे चीज़ की जो है ये पूरा प्रकल्प जो है इस तरह से चल रहा है भारत सरकार में, जिसमें एनसीएस भी एक पार्ट है, एनडीएमए के साथ, एनआईडीएम के साथ, जिससे कि हम अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट इंडिया बना सके 2047 तक। जो हमारा मिशन है, जो भारत सरकार का मिशन है कि 2047 तक प्रधानमंत्री के जो 10 पॉइंट एजेंडा है डिजास्टर रिस्क रेजिलिएंट का, वो 10 पॉइंट एजेंडा के तहत इंडिया को हम 247 तक अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट कैसे बनाएं, इसके लिए पूरी जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच चल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए बेहद जानकारी वाली जो चीजें हैं वो ओपी मिश्रा जी ने बताई। और हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी काफी ज्यादा स्क्रीन्स जो है वो लगाई गई हैं, जिनको लेकर मॉनिटरिंग लगातार 24 घंटे चलती है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया गया, दिल्ली क्योंकि हिमालयन रीजन के पास आता है, इसलिए कोई भी बड़ा भूकंप का झटका जो है वो दिल्ली में महसूस किया जाता है। और किस तरीके से आने वाले दिनों में भी जो भूकंप के झटके हैं उनको लेकर भी मॉडल्स पे रिसर्च जो है वो भी टीम की तरफ से की जा रही है, ताकि भूकंप से पहले ही आने वाले दिनों में किस तरीके से रिस्क उसको लेकर उस पे भी प्रिडिक्शन किया जाए, और वहीं रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग जो है उसको भी बनाने की तैयारी जो है वो भी भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।